Hello my lovely students out there, I hope you are doing good and enjoy life beautifully, and now we are going to start a new chapter under CFL. Dear students, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, NCRPS नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अप्रोक्सीमेटली अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है चैप्टर से आने का। चैप्टर इजी है, ध्यान समझेंगे। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्ट टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है बेटा जो आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव लेवल पे, इवन 12th कॉमर्स स्टूडेंट से भी समझा हुआ है। कैसे? कंपनी की शेयर कैपिटल को हम कंसीडर करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस में। जल्दी सुनना, इक्विटी एंड प्रेफरेंस में, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। क्या होता था ना, देखो समझो, जब हम बोलते हैं कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस, अब ये प्रेफरेंस शेयर को यहां निकाल के खड़ा करते हैं, इक्विटी की हम बाद में करते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या कह रहा है? प्रेफरेंशियल राइट्स की बात करता है। प्रेफरेंस किस में दे रहा है? डिविडेंड के टाइम पर या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सपोज अगर कंपनी वाइंड अप होता है, आप जानते हो जब कंपनी वाइंड अप होता है तो क्या होता है, कंपनी की लैंड, मशीनरीज, बिल्डिंग सेल आउट की जाती हैं और कैपिटल को कलेक्ट किया जाता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आप जानते होंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले हम किसको देते हैं? राइट, प्रेफरेंस होल्डर्स को। तो एक राइट इनको ये मिल जाता है, दूसरा एक डिविडेंड इनको पहले मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी राइट्स होते हैं इनके पास में। फॉर एग्जांपल कंपनी को एक्सेसिव प्रॉफिट हुआ और डिविडेंड आपने इनको दे दिया, जो उनकी फिक्स रेट थी उसको डिविडेंड आपने प्रेफरेंस होल्डर को दे दिया। आफ्टरवर्ड ना आपने इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर भी कंपनी के पास प्रॉफिट अभी भी बहुत है, तो ये लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन लोग? प्रेफरेंस होल्डर। क्लियर है? इवन दे हैव अ राइट टू रिडीम देयर प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम सबको अच्छे से पता होगा। तो क्या है कॉन्सेप्ट, समझना ध्यान से। क्या कॉन्सेप्ट है कि हम जानते हैं, यहां हम जो पढ़ रहे हैं NCRPS मतलब नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्ट नहीं होने वाला है। कन्वर्ट किस में नहीं होगा? इक्विटी शेयर्स में या विद एक्सचेंज विद इक्विटी शेयर्स। वापस सुनना, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा या विद एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ना तो वो इशूअर के ना वो होल्डर के ऑप्शन पे होगा। क्लियर एकदम? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कैसा है, नॉन कन्वर्टेबल नेचर है। क्लियर एकदम? इससे रिलेटेड ना कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस थे नहीं। फिर सुनना, मैं कह रहा हूं सेबी ने इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस के बारे में कोई बात नहीं की थी। सो एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, कि बेटर ट्रांसपेरेंसी हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट इशू करने के लिए, कैसे? NCRPS, वन मोर टाइम, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के लिए कहीं ना कहीं सेबी को लगा कि हाँ एक सेपरेट रिजीम होना चाहिए, सेपरेट रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, इस कॉन्सेप्ट को ना एक ट्रांसपेरेंसी दे सकें। किसको? ऐसे इशुएंस को। मैं आपको बता दूं, अभी का मैं आपको एक डेटा बता रहा हूं। दिसंबर 2021 में ना कंपनी का नाम था आदित्य, सामने सुना होगा, आदित्य बिरला मनी। इसने लगभग 16 लाख NCR, 16 लाख बेटा, 16 लाख कितना? आदित्य बिरला मनी ने 16 लाख NCRPS इशू किए थे अपने प्रमोटर्स को। अब मैं आपको बता दूं एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात। जनरली ऐसे NCRPS में ना इंस्टीट्यूशंस को ही प्रेफर किया जाता है। मतलब सर प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना, जनरली कंपनी किसको अलॉट करना पसंद करती है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होंगे? बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। क्लियर? जनरली। अब क्यों ऐसा क्या होता है? क्योंकि देखो सबको पता है कि रिस्क कम है। इक्विटी शेयर्स में फ्लक्चुएशंस बहुत होता है। आप पता है आपको अच्छे से मार्केट में कि इक्विटी का मार्केट में प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अप एंड डाउन, कभी डाउन, तो फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स है ना, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। वो कहते हैं यार हमको तो ना फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला या फिक्स्ड परसेंटेज डिविडेंड अब दे दो, इंटरेस्ट हटाइए यहाँ से, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दे दो। क्लियर एकदम? इसके लिए क्या करता है वो? प्रेफरेंस शेयर को प्रेफर करता है। कंपनी को पता है कि यार वी आर नॉट इवन एबल टू टेक द लोन फ्रॉम द फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और बैंक, हम बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं, पर क्या करें, बैंक से पैसा मिल जाए, तो बैंक को वो क्या करते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, दिसंबर 2021 के अंदर आदित्य बिरला मनी ने अपने प्रमोटर्स को इशू किया था, जिसमें आदित्य बिरला कैपिटल कंपनी उसका प्रमोटर थे, उसकी होल्डिंग कंपनी थी, उसके और प्रमोटर्स थे, जहां पर उसने 16 लाख NCRPS इशू किए। तो एक डेटा है हमारे पास में। इसके अलावा ध्यान सुनना, कंपनीज एक्ट ने भी अपने कुछ प्रोविजंस बोले। सेक्शन 43 के अंदर हम समझेंगे कि आप लोग जानते होंगे, 43 आपने पढ़ा होगा। हम समझेंगे सेक्शन 50 सेक्शन 2। क्या सर? सेक्शन 43 एंड सेक्शन 50 सेक्शन 2 जो कुछ राइट्स की बात करेगा। क्लियर है? तो मुझे यहां आपको 2 बातें खास समझानी है। सेबी ने एक सेपरेट रेगुलेशन रखा, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ NCRPS रेगुलेशन, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ NCRPS रेगुलेशंस।
सर बहुत स्पीड से बोलते हो, बहुत जल्दी बोल देते हो। जो मेरे बच्चों ने ना एग्जीक्यूटिव लेवल पढ़ा है ना, मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में से लेके जा रहा हूँ। बस कहाँ जहाँ क्वेश्चन कोर इंपॉर्टेंट होगा वहाँ से रोक दूंगा आपको। क्लियर? देखो, विद एम टू ब्रिंग अ मोर ट्रांसपेरेंसी, NCRPS सेबी नोटिफाइड द न्यू सेट रेगुलेशंस। क्या था नाम उसका बेटा? सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडेमेबल शेयर्स रेगुलेशन 2013। सो कितना स्पीड से, कितना स्पीड से याद करो, बोलो मेरे साथ में। सेबी ने कौन सा रेगुलेशन रखा बेटा? सेपरेट रेगुलेशन रखा है NCRPS के लिए। कौन सा है? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन 2013। एक बार और ना, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रेगुलेशन 2013। नाउ आई विल कॉल इट NCRPS। ठीक है? नाउ ये हमने अभी देखा, ऐसा शेयर, ऐसा देखो क्या कर रहा है, ऐसा जो रिडीम तो होगा, बट बाय द नेचर वो कैसा है? does not include preference shares which convertible into or exchange with equity shares of the issuer at a later date with or without option। सिंपल सा नाम ही नाम बोल रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट का नाम बोल रहे हैं। नॉन कन्वर्टेबल में कन्वर्ट नहीं होऊंगा, आपका इशूअर का कंपनी में इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होऊंगा, नहीं मैं एक्सचेंज होऊंगा। क्लियर है? क्लियर एकदम? अब देखो, हमने भी बात पढ़ा, टू टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ये सिर्फ ये रीड करना है, सब कुछ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है? देखो आओ, मैं इसलिए मैंने यहाँ पे वो कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं जो आपके क्वेश्चन से डेवलप हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर में कैरी सम राइट्स, मोर राइट्स एज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द एक्सेस प्रॉफिट्स। एक्सेस प्रॉफिट में कब? जैसे पहले तो आपने फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद में आपने इसको इक्विटी होल्डर्स को दिया, एंड आफ्टरवर्ड स्टिल कंपनी हैविंग अ प्रॉफिट, तो ये लोग मिल सकता है, इनको मिल सकता है। कहता है स्पेसिफाइड डिविडेंड हैज बीन पेड ऑन इक्विटी शेयर्स और राइट टू रिसीव अ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। क्लियर सर? द प्रेफरेंस शेयर्स आर मोस्टली कॉमनली यूज, मोस्ट किसको ज़्यादातर जाते हैं? मैंने बताया था, वो कंपनीज टू इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कंपनी किसको प्रेफर करती है और इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होता है। कौन से इन्वेस्टर्स? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। टेक द एग्जांपल ऑफ इट, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट in a company but they don't want to bother about the hassle fluctuating of share prices, and as you know very well, you know what equity shares के केसेस में क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं, तो ये लोग इसके लिए परेशान होना नहीं चाहते हैं। In that case what happened, the companies on the other hand may need money but unwilling to take a loan and will issue preference shares। अब कंपनी से सब केसेस में क्या होगा मेरे बच्चे कि कंपनी लोन नहीं ले सकता, पर क्या करें? तो अब देखो ना, दोनों के लिए एक अच्छा डील हो गया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपको दे रहा है पैसा, क्लियर? NCRPS आपने इसको इशू कर दिया, कंपनी को लोन नहीं लेना पड़ा। क्लियर एकदम? अभी एक और बताऊंगा खास बातें कुछ। देखो यहाँ 87 को इसलिए रीड नहीं कर रहा हूँ, बता दूं, क्योंकि 87 अब अबॉलिश हो चुका है, बट जनरली इससे क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट दिए थे कि उनके प्रेफरेंस शेयर्स में उन्हीं के राइट्स बनेंगे। ठीक है? बट इसको थोड़ा सा रिमूव करके यहाँ पर थोड़ा इसको पॉलिश किया गया और प्रोविजन को प्रोवाइड किया गया अंडर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट। देखो जब भी मैं बताऊंगा, दो बातें सिचुएशन आएंगी, आपको सब कुछ ऐसे पता होगा। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर से ना डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं, देन उनके पास राइट आ जाएगा क्या कि भाई वो जिस भी आप रेजोल्यूशंस, कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस एजेंडा के जो कि कंपनी के सामने अप्रूवल के लिए रखे जाएंगे, उसमें उनको भी राइट मिल जाएगा वोटिंग का। क्लियर है? देखो आओ, Company Section 13 which entitles the preference shareholders to vote on every resolution placed before the company at the meeting of if company has not paid dividend in respect of class of preference shareholders for a period of consecutive 2 or more years under section 47 of Companies Act 2013। Is it clear? I hope डाउट नहीं होगा आपको। इसकी कैटेगरी और भी जाऊंगा, बताऊंगा, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे। नाउ कहता है सेक्शन 43 एंड सेक्शन 50 सबसेक्शन 2। क्लियर है? दो सेक्शन हमको यहाँ मिलते हैं। यहाँ मेरे बच्चों पहले बताओ 47 ने क्या कह दिया, अगर आपने कंटिन्यूस 2 ईयर से प्रेफरेंस होल्डर का डिविडेंड पे नहीं किया है तो उनके पास राइट आ जाएगा, राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी, राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी। क्लियर? यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, दो तरह की बातें होती हैं। देखो सेक्शन 43 एंड सेक्शन 50 सेक्शन 2 ये कहता है जी जिन लोगों ने ना शेयर होल्डर, हमारा शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर हो, आप लोग कौन हो, बोले इक्विटी शेयर होल्डर हो ना, आपको राइट है जी वोट करने का। अगर यही वोटिंग राइट एक्सरसाइज होगा ऑन द पोल ना, तो आपको पता होगा आपका प्रपोर्शन चेक करेंगे इन द पेड अप शेयर कैपिटल। देखो every member of a company limited by shares holding equity shares capital shall have a right to vote on every decision placed before the company, and अगर ये वोटिंग राइट कैसे एक्सरसाइज होगा पोल पर ना, तो इन प्रपोर्शन टू द पेड अप इक्विटी कैपिटल।
आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि एग्जीक्यूटिव में बहुत डिटेल में पढ़े। प्रपोर्शन का मतलब जितना उस पर्टिकुलर पर्सन ने पेड अप, क्लियर है, वहीं से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, वोटिंग परसेंटेज। तो पेड अप में जितना पैसा दिया उसके अकॉर्डिंग हुआ, क्लियर एकदम, ठीक है सर। आगे बताते हैं, एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, ध्यान से समझना बेटा इसको भी। कहता है every member of a company limited shares holding any preferential capital therein and in respect of such capital have a right to vote only on the resolution placed before the company which directly affect the right to test to his preference shares, जो उसके पर्टिकुलर राइट को अफेक्ट करेगा। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ इट, 8% डिविडेंड देने का बात किए थे और अभी तुम क्या कर रहे हो यार, 7% की बात कर रहे हो। कंपनी तुम वाइंड अप करने की बात कर रहे हो, तुम रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर रहे हो, क्या हो रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को प्रेफरेंशियल होल्डर का भी वोट लेना पड़ेगा। देखो, एनी रेजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग ऑफ कंपनी और फॉर द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, रिडक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंशियल कैपिटल, his voting right on a poll shall be in proportion to his paid up preferential capital of the company, क्लियर है। और इनकी जब देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं सीधा बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, फिर रीड आप कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। जब वाइंडिंग अप की बात हो रही होगी, रिपेमेंट कैपिटल की बात हो रही होगी, क्लियर एकदम, दैट केस जब दोनों कौन, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंशियल होल्डर दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे तो सेम प्रपोर्शन में ट्रीट करेंगे। फिर हम देखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल। देखो, however proportion of voting rights of equity shareholder to voting rights of preferential holders shall be in the same proportion as the paid up capital, जितना पेड अप कैपिटल में है, क्लियर। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी शेयर बियर्स टू द पेड अप कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, क्लियर है। तो हम दोनों की प्रपोर्शन सेम तरह से ट्रीट करेंगे, क्लियर हो रहा है। जब कब मेरे बच्चों, जब ये राइट अफेक्ट हो रहा होगा उनका, या हमने बोला वाइंडिंग अप का बात हो रहा है कंपनी के, या रिडक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है, या देखिए रिडक्शन और आया है, क्लियर एकदम, ठीक है सर। बहुत स्पीड जा रहे हैं आप सर, बहुत स्पीड जा रहे हैं। ये मैंने वो बात करी है बेटा यहाँ तक अभी जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे की है। हमें इसमें 2-4 बातें खास जो मैंने हाईलाइट करी है उस पर फोकस रखना है, उस पर फोकस रखना है, क्लियर एकदम। रीड पूरा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, रीड करोगे अच्छी बात है, रीडिंग हैबिट बनेगी, बट इन पॉइंट्स को ब्रेन में अपने सेट कर लेना। अच्छा, अब यहाँ कुछ पुरानी बात बता रहा है बैकग्राउंड में, मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ठीक है। आपको अच्छे से पता है इन 2009 ना सेबी ने एक रेगुलेशन को नोटिफाइड किया गया था जिसको हम ऑलरेडी भी पढ़ के आ रहे हैं, ILDS, ठीक है। तो डेट सिक्योरिटीज के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशन बनाया गया जिसे बोला गया इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008, ठीक है। अब क्या हुआ समझो, चैलेंज क्या था, जब ये देखा गया कि भाई जो की नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है ना, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है ना, इसके थ्रू कंपनी का फंड तो रेज कर रहा है और इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी बड़े खुश हैं। क्यों? उसका रीजन है, वो लोग डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा इसलिए लगाना पसंद करता है क्योंकि वो पता है कि रिटर्न पक्का पता है, एग्जिट कर सकते हैं, रिटर्न मिल जाएगा, क्लियर। और फिर कंपनी के लिए चैलेंज क्या आता है, वो कंपनी के क्या होता है, कैश फ्लो से चार्ज होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो उसका बुक डेट शो करता है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम थी, हमें एक नया मार्केट क्रिएट करना था। जैसे मैंने बताया कि आपने ये मार्केट यूज किया, कौन सा, डेट सिक्योरिटी मार्केट, आपने यहाँ से फंड रेज किया, बट कंपनी के लिए तो एक प्रॉब्लम है ना, वो डेट शो हो रहा है। याद रखो, कंपनी के बुक्स में क्या शो हो रहा होगा, वो आप नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी इशू करोगे तो डेट है बेटा, वो कैसे शो कर रहा होगा आपका बुक में, डेट्स की तरह शो कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं नीड जनरेट हुआ कि NCRPS भी होना चाहिए। अब NCRPS के लिए एक प्रपोजल रखा गया था बिफोर कॉर्पोरेट बोर्ड। अब नाम मेरे साथ बोलना बेटा, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ध्यान सुनना, सिक्योरिटाइजेशन एडवाइजरी कमेटी, वन मोर टाइम, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड सिक्योरिटाइजेशन एडवाइजरी कमेटी, एक बार वापस, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड सिक्योरिटाइजेशन एडवाइजरी कमेटी, एक बार और ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड सिक्योरिटाइजेशन एडवाइजरी कमेटी। इसके सामने प्रपोजल रखा गया कि भाई आप रिकमेंडेशन दीजिए। देखो, रिकमेंडेशन दीजिए मतलब आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्या कंपनी NCRPS इशू कर सकती है। तो लेटर ऑन ये फाइंड आउट किया गया कि उसकी रिकमेंडेशन को सेबी ने देखा, कुछ उसमें कुछ चेंजेस किए गए, ठीक है। चेंजेस करने का मतलब यहाँ पर उसे कंप्लीटली एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए, उसमें 2 तरीके बनाए गए, पब्लिक को इशू करेंगे तो डिस्क्लोजर नॉर्म्स क्या होंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट में करेंगे तो उसके डिस्क्लोजर नॉर्म्स क्या होंगे। तो यहाँ कंफर्म किया गया कि ठीक है, कंपनीज ना क्या रिडीमेबल प्रेफरेंशियर्स इशू कर सकती हैं, क्लियर। और कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी इंक्लूडिंग बैंक, वापस पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड बैंक्स, बोला कर सकती हैं, क्लियर। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है बेटा, ये वाला पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ आपको हाईलाइटेड एरिया पढ़ना है। मैं आपको एक लाइन पढ़ा रहा हूँ इंटरेस्टिंग जो है, क्या है देखो बेटा,
इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स रिसीव द इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं यहाँ पर अभी, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, हम बैकग्राउंड बता रहे हैं इसका, ठीक है। विद द एंथुसिज्म सोचते हैं, विद द पैशन, भाई उन्हें तो खुशी होती थी ना कि हाँ ठीक है अच्छी जगह मिल रही है हमको, एंथुसिज्म as it allowed them assurance of exit and assurance of return without being qualified as ECB, बोला ठीक है जी, and allowed the collateralization of benefits, क्योंकि कैसा आएगा, कलेक्टराइज सिक्योर्ड होगा ना तो कलेक्टर लगा होगा, गड़बड़ किया तो तुम्हारी कलेक्टर जेल कर देंगे, LIDS में अच्छे से समझाया हुआ है, आपको याद होगा ना। however NCD even though in many cases linked to cash flow and reflected the book debts on the books of the issuer and need was felt to look for alternative form of raising funds, तो एक कार क्या बोले हम लोग कि एक और नीड जनरेट हुआ कि कुछ ना कुछ और भी तरीका होना चाहिए, और उस तरीके के लिए क्या किया गया, देखो, इट इज फेल्ट दैट सेपरेट सेट ऑफ लेजिस्लेशन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक इशू ऑफ और लिस्टिंग ऑफ redeemable preference shares, and this proposal, you know what, placed before the corporate bonds and securitization advisory committee, वापस बोलो, corporate bonds and securitization advisory committee, क्लियर एकदम। अल्टीमेटली उसने यहाँ पर देखो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिर्फ रीड करने का है, मैं यहाँ पर सिर्फ अभी क्योंकि रेगुलेशंस के कॉन्सेप्ट और प्रोविजंस क्या हैं वो तो चैप्टर के आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ उसने रिकमेंडेशन दिया, अल्टीमेटली यहाँ पे ऑथराइज किया गया, ठीक है भाई कौन कर सकता है, बोलता रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स कौन इशू कर सकता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड बैंक्स, क्लियर है मेरे बच्चों यहाँ तक, कोई डाउट इसके अंदर। अच्छा, अगर इसको आपकी कौन सी एनबीएफसी कर रही है तो सेबी की आरबीआई की गाइडलाइंस माननी पड़ेगी, हाँ सेबी का भी सुनना पड़ेगा, बताऊँ अभी सेबी की बात सुनेंगे, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस उसकी एडिशनल हो जाएंगी। तो कुछ बेटर रेगुलेशंस हैं, ध्यान सुनना, लेजिस्लेशंस हैं, एनसीआरपीएस इशू करना चाहते हो तो लेजिस्लेशंस है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंसीडर करना पड़ेगा आपको, सेबी के क्या देखेगा, LODR को फॉलो करना पड़ेगा आपको, इसका स्पेसिफिक जो रेगुलेशन है, इसका स्पेसिफिक लेजिस्लेशन क्या है, इशू लिस्टिंग ऑफ एनसीआरपीएस रेगुलेशन 2013 उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप बैंक हैं या एनबीएफसी हैं तो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, क्लियर। अब यहाँ कंपनीज एक्ट के अंदर वही सेम बात बोले, हम सेक्शन 43 में अभी बेटा यहाँ पढ़ के आए थे, देखो सेक्शन 43 के अंदर जो हमने यहाँ बात पढ़ी थी, सेक्शन 43 के अंदर सेम क्लियर वही यहाँ पर रिपीट कर रहा है स्टेटमेंट को, यहाँ अलग कुछ नहीं है, ध्यान से समझेगा, ठीक है। अब ये एक बात जरूर पढ़ाऊंगा आपको, देखो सेक्शन 55 की कहता है, 55 क्या बोलता है बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम ओनली आउट ऑफ द distributable profits of the company and out of the proceeds of a fresh issue of share made for this purpose the redemption। तो सेक्शन 55 ने क्या बोला, सेक्शन 55 कंपनी से क्या बोलता है बेटा कि आप अगर रिडीम करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं उससे रिडीम कीजिएगा इसको, या फिर आप फ्रेश इशू लेके आइए, और फ्रेश इशू का पर्पस क्या होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और आपको याद होगा उसके साथ साथ जैसे ही जितना आप अमाउंट रिडीम करते हो उसी की फेस वैल्यू का, उतनी ही फेस वैल्यू का अमाउंट आप ट्रांसफर करते हो कहाँ बेटा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में तुम ट्रांसफर नहीं करोगे तो ये क्या ट्रीट होगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा, सर क्यों रिड्यूस हो गया शेयर कैपिटल, आपने रिडीम कर दिया तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में इंपैक्ट पड़ेगा, तो क्या करता है उतना ही फेस वैल्यू का अमाउंट आप ट्रांसफर करते हो कहाँ, CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आओ देखो, तो पहला बात कहां से करेंगे बेटा रिडीम, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से या फिर फ्रेश इशू से। दिस सेक्शन said that where any shares of are redeemed out of the distributable profits a sum equal to nominal amount। अच्छा, फ्रेश इशू अगर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं हो रहा है, अगर वही कैपिटल वही हमारी मेंटेन हो रही है तो इशू नहीं है। बट अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से आपने रिडीम कर दिया तो आपकी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, ध्यान से समझो इस बात को। क्वेरी हो तो रोक के पूछ लिया करिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिएगा, ठीक है, NR के 90 पे पूछ सकते हैं, आप पूछ ही रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स रिडीम शैल बी ट्रांसफर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स फंड, जिसे हम बोलते हैं क्या बेटा, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्या करना है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से आपने रिडीम किया है तो प्रॉफिट में से आपको फेस वैल्यू का अमाउंट, इक्वल अमाउंट फेस वैल्यू को जितना भी आपने रिडीम किया है उतना अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे, CRR, क्लियर एकदम। चलिए फिर यही इसका खुद का रेगुलेशन देखो,
इनिशियल लिस्टिंग ऑफ एनसीआरपीएस रेगुलेशन 2013, डिटेल्ड में पूरा का पूरा इस चैप्टर में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो नॉट टू वरी अबाउट इट, यहाँ पे से घबराना नहीं है। यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली अगर मैं बता दूँ आपको तो देखो यहाँ एनसीआरपीएस जब हम इशू करेंगे तो आरबीआई की गाइडलाइंस किसको फॉलो करनी पड़ेगी, बैंक्स को और एनबीएफसीज को, क्लियर। फिर बेटा डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं, आपको खुद को पता होगा, हमने कॉर्पोरेट में डिस्कस किया था कि भैया तो डिस्क्लोजर्स देने ही पड़ेंगे, और डिस्क्लोजर अच्छी गवर्नेंस के लिए डिस्क्लोजर्स चाहिए तो कहाँ मिलेगा हमको, एलओडीआर में। एलओडीआर में मेरे बच्चे आपको याद होगा मैंने बताया था आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि एलओडीआर का चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेबल हो जाता है, याद आ रहा है कुछ, देखो The provision of Chapter 5 of LODR Regulation 2015 shall apply only to a listed entity which has listed its non-convertible debt securities। पुराने वाले चैप्टर में इसको हाईलाइट करवाया आपको, पुराने मतलब से पहले वाले चैप्टर जो हमने डिस्कस किए हैं, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज एंड और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑन आरएससी इन अकॉर्डिंग टू सेबी इशू लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008। एंड कहता है सेबी इशू लिस्टिंग ऑफ नॉन एनसीआरपीएस 11-13 respectively। The provision chapter 5th shall also be applicable to perpetual debt instruments and perpetual non-cumulative preference shares। याद आ रहा है कुछ कि अगर आप perpetual debt instruments या perpetual non-cumulative, सॉरी perpetual सिर्फ बैंक ही इसे इशू कर सकता है। अभी रिसेंट एक अपडेट दे रहा हूं, ध्यान सुन लेना, एक रिसेंट अपडेट दे रहा हूं 20 अप्रैल 2020 को, 20 अप्रैल 2022 कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई ने अलाउड किया है कि आप भी क्या कर सकते हो, आप भी क्या कर सकते हो, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हो या फिर परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। याद रखिए सिर्फ बैंक्स कर सकते हैं, कंपनी वगैरह नहीं कर सकते हैं। परपेचुअल समझ रहे हो ना, रीजन क्या है सर, मतलब कभी रिडीम होना कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं परपेचुअल, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट बात पकड़ में आ रहा है, बैंक्स कर सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना है यहाँ पर, ये दो इंपॉर्टेंट है आरबीआई गाइडलाइंस। बट हमको यहाँ पे कौन कौन सा एक्ट देखा हमने, कंपनीज एक्ट सेक्शन 43 एंड 55 ट्रैक होती है। दूसरा हमने देखा इसका स्पेसिफिक रेगुलेशन है, कौन सा है, इशू लिस्टिंग ऑफ एनसीआरपीएस रेगुलेशन 2013। फिर इसका हमने पढ़ा चैप्टर 5 किसका, चैप्टर 5 को कंपाइल करना पड़ेगा, सेबी एलओडीआर का। किसके लिए हो रहा है बेटा, वो दोनों कॉन्सेप्ट नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज के लिए भी हो रहा है, प्लस नॉन कन्वर्टेबल रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स एनसीआरपीएस, क्लियर। फिर एक परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करिए एंड परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात करिए, वो एलओडीआर कहता है। आरबीआई कहता है बैंक्स इशू कर सकते हैं अपनी टियर 1 कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। टियर 1 कैपिटल होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। टियर 1 कैपिटल बेटा कंपनी की, वो बैंक की ना प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग होती है। प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग जो उसके रिस्क को है ना मैनेज करने के लिए होती है। लेट्स एग्जांपल हो, ध्यान सुनना मेरी बात को। टियर 1 कैपिटल में जनरली शेयर होल्डिंग, ठीक है, शेयर होल्डिंग कैपिटल्स आ गई आपकी, रिटेन अर्निंग्स आ गई। रिटेन अर्निंग्स मतलब जो बैंक ने अर्न किया थ्रू द इंटरेस्ट इनकम, वो इनकम आ गया उसका। अब ये इनकम क्या करता है अल्टीमेटली, जो बैंक की डे टू डे की फंक्शनिंग है ना, जो जिसके बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उसको रेगुलरली चलाते रहने के लिए कंपनी, वो बैंक क्या करता है, 3 तरीके कैपिटल मेंटेन करता है, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। टियर 1 कैपिटल जो होती है वो स्पेसिफिकली क्या होती है, उसकी प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग। प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग का एग्जांपल समझना, मान लीजिए बैंक को ना लोन बांटा और लोन में से होने लगा लॉसेस, रिकवरी नहीं हो रही है, अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, बिजनेस ऑपरेशन पे। मतलब अगर बैंक के पास सफिशिएंट पैसा नहीं होगा अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम आएगा, बैंक अबॉलिश, बैंक बंद हो जाएगा, बिजनेस अपने फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर टियर 1 जो कैपिटल है मैंने बताया उसमें शेयर होल्डिंग का, प्लस कौन सा पैसा था दूसरा मेरे बच्चे, रिटेन अर्निंग्स, बैंक की रिटेन अर्निंग्स। ये किस लिए ली जाती है बेटा, जो स्पेसिफिकली बैंक के जो लॉसेस होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए, क्लियर एकदम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपको एक डेटा से थोड़ा क्लियर करूं तो इसको कैलकुलेशन भी एक तरीके से की जाती है। सुनना ध्यान से, टियर 1 कैपिटल जैसे मैंने भी एग्जांपल में बताया, शेयर होल्डिंग्स प्लस बैंक्स की रिटेन अर्निंग जहां से आएगी बेटा, जहां बैंक अर्न कर रहा है थ्रू इंटरेस्ट इनकम्स, क्लियर है, जो रिटेन बैंक की खुद की इनकम से। इसे हम ना ओन्ड फंड भी बोलते हैं, बैंक का ओन फंड, कंपनी बैंक का खुद का पैसा, क्लियर। बैंक के पास 2 पैसा होता है ना, याद होगा, आप लोगों का पैसा है और एक बैंक का खुद का है। तो यहाँ पे जनरली कौन सी हो रही है, उसकी खुद का, बैंक का खुद का पैसा, और उसको डिवाइड करते हैं बेटा रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है।
रिस्क वेटेड एसेट से क्यों डिवाइड करते हैं उसका रीजन है ताकि हमें टियर 1 कैपिटल का रेशो मेंटेन कर सके। अब रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होती है, ध्यान सुनना, रिस्क वेटेड एसेट्स वो होती है जिसमें बैंक को डाउट है कि है ना ये हमारा क्या हो सकता है, बैड डेट हो सकता है, ठीक है। वो डिफरेंट नॉर्म्स हैं उसके लिए। कोई सेपरेट देखो, बैंकिंग अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट होता तो मैं डेफिनेटली उस पर और डिटेल में बताता, बट अगर फिर भी नहीं क्लैरिटी है तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये रिस्क वेटेड जनरली कौन सी होती है जिसमें बैंक को लगता है कि इसमें रिस्क एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल होम लोन्स दिए हैं, होम लोन्स में रिस्क कितना लगता है कि यार रिकवरी मुश्किल होगी। गोल्ड लोन्स दिए हैं तो उसमें लगता है कि कितना परसेंटेज होगा। तो ऐसे क्या आरबीआई ने गाइडेंस दे रखी है कि किसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्लियर है। उसको डिवाइड करते हैं तो हमको जनरली क्या मिलता है, इसका एक रेशियो मिल जाता है। वो यूजुअली आरबीआई कहता है 10.5% आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब बैंक की जो ओन कैपिटल है वो एटलीस्ट 10.5% बैंक के पास ऑल टाइम मेंटेन रहनी चाहिए। एक रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ये बात, क्लियर एकदम। तो बोलता बैंक्स तुमको अलाउड है, और वो जो तुम जो ये इशू करोगे ना इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट बेटा आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा, बैंक कौन सा करेगा अभी बताए थे, याद रख लो ना इसको, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव नहीं होगा कि इस साल नहीं मिला तो इस साल का अक्यूमुलेट हो जाएगा, अगले साल मिल जाएगा। ये नॉन क्यूमुलेटिव है, कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगी, क्लियर। तो बोलता जी आप क्या कर सकते हो बैंक, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बोलो ना, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड perpetual non-cumulative preference shares, perpetual debt instruments and perpetual non-cumulative preference shares इशू कर सकते हो। और वो आपको कहाँ जाएगा, टियर 1 कैपिटल के अंदर, क्योंकि बेटा यही हम क्या देख रहे थे, शेयर होल्डिंग कैपिटल, क्लियर एकदम। तो यहाँ पर इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ बैंक्स के लिए क्या बोला गया है और एनबीएफसी के लिए क्या बोला गया है, अब सर बताऊंगा, मतलब तो टियर 1 बता दो नहीं तुमको पूरी कहानी, अभी टियर 1 कैपिटल में ट्रीट होगी और बैंक ही से इशू कर सकता है, क्लियर है। बैंक या एनबीएफसी से इशू कर सकती हैं। अभी मैंने जैसे बताया आपको ये लेटेस्ट डेटा है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अब 20 अप्रैल 2020 को आरबीआई को लगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं अपने लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए वो क्या करें, तो वो भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते हैं इशू, क्लियर है। जो उनके क्या हुआ अल्टीमेटली कॉमन स्टॉक में आ जाएगा, मतलब वो उनकी होल्डिंग्स में आ जाएगा, क्लियर है। कोई डाउट यहाँ पर, यहाँ हमने कुछ रेगुलेशन सीखे हैं। ये छोटी सी इंट्रोडक्शन आपके लिए इसलिए रखी ताकि आप एक बार पहले चैप्टर से फैमिलियर हो जाएं और सिर्फ लेजिस्लेशंस को अपने ध्यान में रख लें। फिर नेक्स्ट पार्ट में ना यहाँ से मैं कंप्लीट लेजिस्लेशन स्टार्ट करूँगा, याद देखिएगा, ध्यान से पढ़ना है। और जो लोग टेस्ट सीरीज कंटिन्यू अटेंड कर रहा है इसको एंजॉय करते रहिएगा। गवर्नेंस का टेस्ट है आज, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।